हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक होगा मोबिलिटी। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है और इस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग पता करते कि मोबिलिटी है क्या। तो पहली चीज़, मोबिलिटी जो है ये है आपका प्रॉपर्टी चार्ज कैरियर्स की। ठीक है, सो मोबिलिटी आप जैसे कि नाम से जान सकते हैं, ये मूवमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और चार्ज कैरियर्स में अगर हम लोग पता करें कुछ एग्जांपल्स की, तो उसमें आपके पास में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हम लोगों के पास में चार्ज कैरियर्स के। सो मोबिलिटी क्या होगी? प्रॉपर्टी किसकी? चार्ज कैरियर्स की। ठीक है, चार्ज कैरियर्स मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए या फिर प्रोटॉन हो गए। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जो रिलेशन है जो हमें मोबिलिटी का फॉर्मूला ला कर देता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज़्यादा हमें मिलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम लोग हटाएंगे यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन तो लगाएंगे कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट यहाँ पर है म्यू, और यही म्यू जो है आपका है मोबिलिटी। ठीक है, ये जो म्यू है यही आपका क्या बन जाएगा? मोबिलिटी। सो फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ से म्यू का लिखते हैं तो म्यू का फॉर्मूला बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई। इसके अलावा अगर याद ना हो तो मैं एक और बार याद दिला दूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो ई, कैपिटल ई अपॉन टाउ बाई एम। स्मॉल ई आपके पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, कैपिटल ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है, और एम आपके पास में मास है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। ऑल द क्वेश्चन में आपको जो है जब आप मोबिलिटी की बात करेंगे तो आपको कुछ और, जैसे कि आपके पास प्रोटॉन भी आ सकता है। ठीक है, देन अब म्यू को हम लोग थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे आप पुट करते हैं वी डी के जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो ये आपके पास बनेगा ई, कैपिटल ई टाउ बाई एम अपॉन में आपके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई था। ठीक है, अब होगा क्या कि ई से ई हो गया आपके पास कैंसिल। सो म्यू का जो फॉर्मूला है वो आपके पास कितना बन गया? ई टाउ अपॉन में एम। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और समझनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये हमने ये कहा था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाया था। इसका मतलब म्यू का जो वैल्यू इन केस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में जो म्यू है वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब म्यू मतलब मोबिलिटी does not depends upon drift velocity and इलेक्ट्रिक फील्ड। रीज़न ये है ना कि हम लोगों ने जब रिलेशन डिराइव किया तो उस टाइम पर म्यू क्या आ रहा है, उस रिलेशन के लिए कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हमने कहा म्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वी डी एंड ई। अगर यहाँ से समझ में ना आए तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जब हमने म्यू का फॉर्मूला बनाया तो कितना बन गया? ई टाउ बाय एम। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप अगेन देख सकते हैं कि जो जो मोबिलिटी है वो आपका ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ना ही आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो सवाल ये है फिर मोबिलिटी डिपेंड करता किस पर है? तो मोबिलिटी डिपेंड करता है चार्ज पर, मोबिलिटी डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पर, और मोबिलिटी डिपेंड करता है आपका मास पर। सो मास के साथ है इनवर्स रिलेशन, रिलैक्सेशन टाइम के साथ है डायरेक्ट रिलेशन, और चार्ज के साथ अगेन है डायरेक्ट रिलेशन।
ठीक है। सो एक बार का सवाल है जो नीट में पूछा गया था कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी डबल हो जाए तो मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ ड्रिफ्ट velocity becomes double, then mobility will becomes, ऑप्शंस थे फर्स्ट सीम, दूसरा ऑप्शन डबल, तीसरा ऑप्शन हाफ और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपका मतलब जो मोबिलिटी है म्यू, ठीक है, ये आपका ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और ना तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो सवाल कहा गया है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका डबल हो जाए तो जो मोबिलिटी है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो हम लोग जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो मोबिलिटी है इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर ही देख चुके थे कि जो म्यू मोबिलिटी है वो इस रिलेशन में कांस्टेंट बनता है। ठीक है, इसलिए ना तो मोबिलिटी आपका ड्रिफ्ट पर डिपेंड करता है और ना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों का यहाँ जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि सेम। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन एक और चीज़ कि हम लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबिलिटी और मास में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सो मास ऑफ प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि मास के साथ इनका रिलेशन है इसलिए कभी कभार ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे मूव करते और जैसे कि मैंने कहा था कि मोबिलिटी कभी कभार दूसरे कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए भी पूछा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है, कहा गया है कि कंपेयर मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इनके लिए हमें मोबिलिटी को कंपेयर करना है। अब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल इनका मास क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो है इसका अगर हम लोग बात करें मास तो ये होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर चार्ज की हम लोग अगर बात करते हैं तो चार्ज जो है वो सेम होता है एज प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली आपका डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होता है जिसका मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और अगर चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसके अंदर में 2 प्रोटॉन हो गए, इससे 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन तो हमें पता है इसका मास हम लोग mp से डिनोट करेंगे और चार्ज हम लोग सिंपल जो है E के इक्वल लिख देंगे। सो इस हिसाब से अगर हम लोग डिफाइन करें या डिनोट करें न्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन,
चार्ज सेम एज प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज की अगर बात करें, प्रोटॉन में मास m और चार्ज आपके पास E, ठीक है। अगर इतना नॉलेज हम लोगों के पास में है तो हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला जो बन जाता है आपके पास मोबिलिटी का, वो कितना बना था आपके पास में, E टाउ अपॉन में m, ठीक है। तो चलो एक बार इस फॉर्मूले को लिखते हैं, E टाउ अपॉन में m, ठीक है। जब आप प्रोटॉन के लिए मोबिलिटी डिफाइन करें तो चार्ज हमने लिखा हुआ है प्रोटॉन का E है, और मास आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन आप mp या m आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये हो गया प्रोटॉन का मोबिलिटी। इसके बाद डिफाइन करेंगे न्यूट्रॉन का मोबिलिटी, तो उसको म्यू सफिक्स में डी लगा रहा। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज हो कैसा है, सेम एस प्रोटॉन, तो ई में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। और मास की बात की जाए तो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसलिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ m 2 टाइम्स ऑफ mp आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे mp से ही नोट करूँ, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है इसलिए। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे मोबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब ट्वाइस E, और मास की अगर बात करते हैं तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये बन गया मोबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कंपेयर करना है, मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो निकालना है। जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास में आ जाएगी मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, देन मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, और देन मोबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ई, टाउ और एम पी ये तीनों में ही कॉमन टर्म है। सो रेशियो जब निकालेंगे तो ये चीज़ें आपकी कट जाएगी। सबसे पहले वाली टर्म आपके पास जो बचेगी वो बचेगी 1। देन सेकेंड टर्म की अगर आप बात करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा 1/2, और थर्ड टर्म अगर आप देखते हैं तो आपको मिलेगा 2/4, ठीक है। सो अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग देखते हैं तो मिलेगा 1:1/2 अगेन 1/2, ठीक है। अगर आप एक डिनोमिनेटर से टर्म को हटाना चाहते हो तो पूरी टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 2 बन जाएगा, 2/2 1 बन जाएगा, अगेन 2/2 आपके पास 1 बन जाएगा। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो मोबिलिटी है आपका प्रोटॉन का वो ज़्यादा है कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का जो मोबिलिटी है वो अल्फा पार्टिकल के बराबर है। इसका मतलब प्रोटॉन का जो मोबिलिटी है वो न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा है और अल्फा पार्टिकल से भी ज़्यादा है, लेकिन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इनका जो मोबिलिटी है वो कैसा है, सेम है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग मोबिलिटी को डिफाइन किए हम लोगों ने यहाँ पर पहले। इसके बाद जो है मोबिलिटी का फॉर्मूला डिराइव किए, देन इस मोबिलिटी पर चेक किए कि इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ है और कौन सी चीज़ें जिस पर डिपेंड करती नहीं है, और लास्ट में हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी की, ठीक है। सो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास में करंट डेंसिटी, ठीक है। सो करंट डेंसिटी बेसिकली होता है आपके पास में करंट flowing through per यूनिट एरिया, ठीक है। इसे डिनोट हम लोग करते हैं J से, कैपिटल J, और इस J का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है I/A के बराबर, ठीक है। एक और चीज़ कि जो आपके पास करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी एक टाइप का आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब करंट डेंसिटी को डिफाइन तो हमने कर दिया, इसका फॉर्मूला भी आपके पास बन गया। अब इसका रिलेशन हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक एरिया ए गिवन है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के ऊपर कैसा होता है,
परपेंडिकुलर 90 का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया था तो ऑब्वियसली जो करंट है आपका वो भी इधर ही जाएगा। सो जो कंपोनेंट है आपका एरिया का आर के अलोंग हमें यहाँ पर दिख रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर ये एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन आपका ये एरिया है, करंट जो है आपका अगेन इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर हमेशा की तरह सरफेस पर बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस बार अगर हम लोग देखें कि एरिया का कौन सा कंपोनेंट है जो कि करंट के अलोंग है, वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इस केस में जो करंट डेंसिटी बनता है वो 0 बनता है, क्योंकि एरिया वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द करंट है ही नहीं। इस केस में अगर आप करंट डेंसिटी J को डिफाइन करें तो ये आपके पास I/A बन जाएगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं सो दैट कि मैंने यहाँ जो कहा है वो समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो हम लोग अगेन एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो एक वायर है, इस वायर को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ट्रंकेटेड शेप में काटा है, इस तरीके से। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया आपके पास एरिया वेक्टर जो कि सरफेस पर है परपेंडिकुलर, और ये वायर है तो इसमें से करंट ऑब्वियसली आपका इधर की तरफ में फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो करंट और एरिया वेक्टर है इसमें कुछ एंगल बना है। इस एंगल को हम लोग फिलहाल डिनोट कर रहे थीटा से, ये थीटा एंगल बन गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो एरिया जो है वो इंक्लाइंड है करंट पर, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और एक तो हो जाएगा हम लोग के पास में इस तरीके से पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास बन जाएगा ए साइन थीटा, और जो पैरेलल है वो बन जाएगा हम लोग के पास में ए कॉस थीटा। सो यहाँ पर करंट के अलोंग जो एरिया का कंपोनेंट है वो कितना है, ए कॉस थीटा। सो अगर हम लोग करंट डेंसिटी यहाँ डिफाइन करते तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया के जगह पर क्या यूज हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सो यहाँ से अगर आप आई निकालते हैं तो आई आपके पास बन जाएगा J ए कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि जब आपके पास कॉस कंपोनेंट आता है या कॉस थीटा आता है, ठीक है, इसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए डॉट बी जो बनता है आपके पास में ये बन जाता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो इसका रेसिप्रोकल अगर जे ए कॉस थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज़ हुआ। सो यहाँ से ये समझ में आता है कि आपके पास में करंट आई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, देन जो आपके पास करंट डेंसिटी जे और एरिया वेक्टर ये आपके पास में एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम लोग डिफाइन करें कि आपका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट डेंसिटी आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाता है, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ जे मतलब करंट डेंसिटी along the करंट आई आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो इस पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग के पास में ये एक क्वेश्चन है कि ये एक वायर आपके पास आ गया और इसी वायर से एक और दूसरा वायर हमने कनेक्ट कर दिया। और तो मैं यहाँ पर इनका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा शो कर रहा इस तरीके से, ठीक है। देन अब अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसको मैं सेक्शन ए नाम दे रहा हूँ, इसको सेक्शन बी नाम दे रहा हूँ।
तो दोनों ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो सीरीज़ में है और हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम सेम होता है। सो इसीलिए यहाँ से आ जाएगा आई ए इज इक्वल्स टू आई बी। क्या है कि करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन remains सेम। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है आपके पास इसी कॉन्सेप्ट पर। पिछला जो शेप था थोड़ा सा यूनिफॉर्म था, इस बार हम लोग जो शेप लेंगे थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म लेंगे। इस तरीके से आपके पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अगेन हम लोग के पास में दो सेक्शंस है। इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अगेन अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज में है, तो जो करंट पास होने चाहिए वो सेम सेम होने चाहिए, क्योंकि जितने चार्जेस ए से एंटर करेंगे उतने ही चार्जेस आपके बी से एग्जिट करेंगे। तो अगर चार्जेस सेम है तो ऑब्वियसली करंट भी आपका कैसा होना चाहिए, सेम सेम। इसीलिए आई ए इज इक्वल्स टू आई बी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था आई इज इक्वल्स टू वी ई एन ए। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन फाइंड करता हूँ बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बिटवीन द एरिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन ई एन ए। तो यहाँ पर करंट आपका ए और बी में कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे ई, इसलिए वो भी कांस्टेंट है। एन आपके पास अगेन ये भी आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। तो जो चीज़ आपके पास यहाँ पर चेंज हो रही है वो एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वी डी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। सो एरिया ए वाले पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपका ज़्यादा है कंपेयर टू एरिया बी वाले पार्ट में, मतलब सेकंड पार्ट में। सो ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, देयरफॉर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वी वन इज लेस देन वी टू, ठीक है, क्योंकि एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ PYQs और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक्स। ठीक, सो जो लास्ट कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड हम लोग जो है एक क्वेश्चन उठाते। ठीक है, क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप से गिवन है। क्या बोल रहा है हमें कि अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विच इज इन द शेप ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, सो करंट आपका फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, जिसका जो शेप है वो ट्रंकेटेड कोन के फॉर्म में है। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पर दो सेक्शंस आप देख सकते हो, 1 and 2। 1 वाले सेक्शन में जो आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड है वो है v1 के बराबर, और जो आपके पास में सेकंड जो है उस वाले एरिया में आपके पास जो बन जाएगा v2 के बराबर। सो इस वाले पार्ट में हम लोग अगर देखें तो v1 स्पीड है, इस वाले पार्ट में अगर देखें तो हम लोग के पास में v2 स्पीड है। सो बेसिकली हमें बताना है रिलेशन बिटवीन द v1 एंड v2। सो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो रिलेशन आ रहा था, ठीक है, बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट, वो हम लोग के पास में आ रहा था कुछ इन्वर्स प्रपोर्शन में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वापस एक और बार आपको रिवाइज करवाऊँ तो वो था कि I इज इक्वल्स टू वी ई एन और ए। हमने डिफाइन किया था I इज इक्वल्स टू वी ना। यहाँ से अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ, देखो I तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और सेक्शन और 2 और सेक्शन, ठीक है, दोनों ही सेक्शन में जो चार्जेस आपका एंटर करेंगे, जितने चार्जेस एंटर करेंगे उतने ही लीव करेंगे। इसीलिए जितना करंट 1 वाले सेक्शन में होगा उतना ही करंट 2 वाले सेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ I1 और वैल्यू ऑफ I2 सेम सेम होने वाली है। मतलब I तो आपके पास कांस्टेंट आ गया। इसके बाद चार्ज अगेन आपके पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम n, ये भी आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर रिलेशन हम लोग निकालते हैं कि VD और A में, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा A के बराबर। तो ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा कि एरिया 2 ज़्यादा है कंपेयर टू एरिया 1। मतलब यहाँ से क्या है आपके पास में
कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1 और अगर इनवर्स रिलेशन है तो ऑब्वियसली आपके पास में जो वेलोसिटी V2 हो जाएगी वो कम हो जाएगी और वेलोसिटी V1 आपके पास में ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर आपका होना चाहिए कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग देखेंगे भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो करंट डेंसिटी है उसी टॉपिक से डिराइव होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपके पास करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू बन जाता है I अपॉन A के बराबर। इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास I क्या बनता है V E N और A। ठीक है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का A कैंसिल हो गया, आपके पास कितना बच गया V D E N। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला आपके पास आता है E कैपिटल E टाउ अपॉन M। इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो J कितना बन जाएगा आपके पास में E कैपिटल E टाउ अपॉन M। ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर E आ रहा था और N आ रहा था, तो E इंटू E आपके पास कितना हो गया E स्क्वायर। N को मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ N E स्क्वायर, उसके बाद टाउ अपॉन में M और साथ में आपके पास में क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा रिकॉल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये हमने कहीं तो देखा है। ठीक है, अब कहाँ देखा है मैं आपको रिकॉल एक और बार करवा देता हूँ। ये हमने देखा था कि रजिस्टिविटी जो है इसका फॉर्मूला रो आया था M अपॉन N E स्क्वायर टाउ और 1 अपॉन रजिस्टिविटी आपके पास था कंडक्टिविटी विच इज सिग्मा और ये बन रहा था N E स्क्वायर टाउ अपॉन में M। अब अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं इससे तो हमें जो नया फॉर्मूला मिल जाएगा J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू में आपके पास E। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो आपके पास आ रहा है रिलेशन J इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू में E, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये होने के बाद अब ऑल्दो हमने डिस्कस तो किया था बट स्टिल मैं एक और बार जो है रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि ये आगे आपका और काम आने वाला है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या करती है अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बेसिक चर्चा करते कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोर प्रिसाइजली ये जो प्रॉपर्टी है आपका मटेरियल का है। ठीक है, जो कि आपका एक सेकेंड, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes flow of electron। ठीक है, इसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस है कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, और एक और चीज़ आपके पास में आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर में हम लोग आगे में थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे बट फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये टेम्परेचर जो है इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का लेंथ से जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इसके अलावा रेजिस्टेंस का जो एरिया से रिलेशन है वो इनवर्स है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होगी और उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर पाएगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा उतना कम वहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। अब इन दोनों ही इक्वेशन को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको मिलेगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसके बाद अगर आप हटाते हैं यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन तो लगाते हैं आप कांस्टेंट विच इज़ रो, जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं रेजिस्टिविटी तो ऑल दो रेजिस्टिविटी का आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि वो RA/L बनेगा, लेकिन ये ना तो आपका एरिया पर डिपेंड करता है ना तो ये लेंथ पर डिपेंड करता है। रीज़न ये है कि जब आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया था उसके बाद ये कांस्टेंट लगाया था, तो जो रो है वो आपके पास बेसिकली यहाँ पर काम कर रहा है एज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको अगर मैं समझाऊँ तो मान लीजिए कि आपके पास में ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है। ठीक है, अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो ना तो दोनों का लेंथ सेम है ना तो दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि जो रो है रेजिस्टिविटी ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ लेंथ, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है ज़रूर, आपका डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, मटेरियल और टेम्परेचर ये दोनों पर ही आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए कि हमने दो कंडक्टर लिए, दोनों ही जो कंडक्टर है इनका लेंथ अलग अलग है, एरिया अलग अलग है। ठीक है, बट मटेरियल हमने सेम रखा है, ये भी स्टील का है और ये भी आपका स्टील का है। तो इन दोनों के लिए मान लीजिए इसका रेजिस्टिविटी रो1 है, इसका रेजिस्टिविटी रो2 है, तो रो1 और रो2 का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रीज़न ये है कि आपका मटेरियल सेम है और रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑल्दो एरिया डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, बट इससे कोई मतलब नहीं होगा बिकॉज ना तो ये एरिया पर डिपेंड करेगा ना तो ये आपका लेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब इस पर बेस ना कुछ रिलेशंस बनते हैं जिन पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंट केसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम लोग बोलेंगे कि इफ लेंथ इज कांस्टेंट एंड एरिया चेंजेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लेंथ को रखा हुआ है कांस्टेंट और एरिया को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल में वही दो आपके पास कंडक्टर्स, लेंथ हम लोग यहाँ पर सेम रख रहे हैं, बाकी जो एरिया है ये हम लोग अलग अलग रख रहे हैं। ठीक है, सो दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट आपका इक्वल है बट जो एरिया है वो अलग अलग है। ठीक है, सो फर्स्ट मटेरियल के लिए अगर आप निकालते हैं R1 तो R1 इज इक्वल्स टू बन जाता है रो, जो कि ऑब्वियसली आपके पास अगर हम लोग मान ले मटेरियल सेम है। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि ये आपके पास मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल इज सेम, सो रो भी आपका कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, सो R1 इज इक्वल्स टू रो, लेंथ कांस्टेंट है तो L में कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया बन जाएगा A1। इसी तरीके से R2 इज इक्वल्स टू रो, लेंथ आपके पास अगेन सेम है, एरिया जो बन गया
A2 बन गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्स रिलेशन है, और मैंने शायद 2 क्लास पहले एक्सप्लेन भी किया था कि जब आपके पास इनवर्स रिलेशन हो तो 1 के आगे 2 आता है, 2 के आगे 1 आता है, ठीक है। अदरवाइज आप एक और सिंपल काम कर सकते हैं, दोनों का आप लो रेशो। जैसे आप लोगे रेशो, सो R1/R2 इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन A1 इनटू में आपके पास में रो एल और ये A2। रो एल से रो एल क्या हो गया, कैंसिल। सो लास्ट में आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन में A1, ठीक है। सो इनवर्स था इसलिए 1 के आगे 2 आया और 2 के आगे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप निकालते हैं एरर एनालिसिस, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि एरर एनालिसिस हम लोग लगाते कैसे। मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम आ रहा है πr² इंटू एच, ठीक है। मुझे इसमें लगाना है एरर एनालिसिस, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी। तो एरर इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसमें बिल्कुल एरर नहीं आता, इसलिए पाई में कोई एरर नहीं आएगा। R² है तो 2 पहले आप जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते हैं, पावर को आप आगे लिखते हैं, इनटू में डेल्टा आर अपॉन में आर, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन हो डिविजन हो, हमेशा जो एरर है आपका ऐड ही होती है। सो 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन में क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो आपके पास बनेगा कि डेल्टा आर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। सवाल ये है कि माइनस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो माइनस बेसिकली आपका इंडिकेट कर रहा था कि हमने लिखा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। A जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या बन जाएगा आपके पास में, A का पावर -1। तो यहाँ से वो चीज़ आपका डिराइव होती है, ठीक है। सो इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो ये आ गया आपके पास एरर एनालिसिस के हेल्प से हमने जो फाइंड किया, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, तो फर्स्ट केस हम लोग के पास में आ गया जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि लेंथ को कांस्टेंट रखा था, एरिया को चेंज कर रहा था। तो उस केस में आपने देखा कि R1/R2 का रेशो A2/A1 के बराबर बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब अगला चीज़ जो हम लोग के पास में है, इसको मैं केस नंबर 2 बोलूँगा। सो केस नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे ठीक है। सो केस 1 आपके पास होने के बाद केस 2 की बात करते हैं हम लोग कि इस बार एरिया को चलो चेंज करेंगे हम लोग। एरिया इज चेंजिंग कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में एरिया को चेंज किया जा रहा है बट वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वापस लगाते रिलेशन R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो एरिया यहाँ चेंज करने वाला, ठीक है। बट इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपके पास वॉल्यूम अभी तक नहीं आया, मुझे रिलेशन में वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना इस इक्वेशन में A से मल्टीप्लाई करते हैं और A से जो है वो डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन पर ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड करने पर अब नेक्स्ट होगा क्या कि आपके पास में ये बन जाएगा रो इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन में A इंटू ए क्या बन गया, A²। तो एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम के बराबर बन जाता है। तो ये आपके पास में आ जाएगा रो इंटू में वॉल्यूम अपॉन में आपके पास कितना आ गया, A²। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो R जो है वो देखो रो भी मटेरियल सेम मतलब रो कांस्टेंट, वॉल्यूम तो आपके पास पहले ही दिया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट आने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन में जो केस है उसमें मेंशन ही है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। अगेन इनवर्स है तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं R1/R2 लिख रहा हूँ तो 1 के आगे क्या आ जाएगा 2, 2 के आगे क्या आ जाएगा 1, और इस पूरे का पावर कितना बन जाएगा 2, क्योंकि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं हम लोग एरर एनालिसिस। तो क्या बनेगा, डेल्टा आर अपॉन में आर, नीचे का A² ऊपर जाएगा, पावर -2 बनेगा, तो इस बार -2 आगे आएगा
और डेल्टा ए अपॉन में ए। तो डेल्टा आर आपका स्टैंड कर रहा है एरर इन रेजिस्टेंस, आर मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस। डेल्टा ए आपके पास स्टैंड कर रहा है एरर इन ए अपॉन में आपके पास ओरिजिनल ए। ठीक है, अब केस नंबर 2 के बाद बात की जाएगी केस नंबर 3 की। सो केस नंबर 3 में अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं। तो केस नंबर 3 में हम लोग जो है लेंथ को चेंज कर रहे हैं। लेंथ इज चेंजिंग कीपिंग एरिया कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ लेंथ चेंज हो रही है और एरिया आपका कांस्टेंट है। वापस फॉर्मूला एकदम जनरल बेसिक, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, लेंथ आपका चेंज कर रहा है, एरिया आपका कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपके पास रो वाली जो टर्म आ जाएगी ये कांस्टेंट बन जाएगी, और जो एरिया वाली टर्म है ये भी आपके पास कैसे बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, अब सो नेक्स्ट बात की जाती है कि आपके पास रो कांस्टेंट है, आपके पास जो है लेंथ चेंज कर रहा है, और एरिया आपके पास अगेन कांस्टेंट है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो अगर मैं R1/R2 लिख रहा हूँ तो 1 के आगे आ जाएगा 1, और जो 2 है उसके आगे आ जाएगा 2। सो R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2। अब लगाया जाएगा एरर एनालिसिस। सो डेल्टा R/R इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L। इस बार माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि पावर आपके पास ऑलरेडी +1 था। ठीक है, ऑल्दो जब हम लोग रियल में लगाते हैं ना एरर एनालिसिस तो पावर पर हम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, इवन अगर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो भी अगर आपके पास में लिखते हैं आप तो वो प्लस में ही आती है। तो सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पे माइनस लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, तो एक और बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग माइनस लिख रहे हैं तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशन जो है ना वो इन्वर्स है। अब अगर इन्वर्स रिलेशन है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आपने एरिया कम किया तो जो रेजिस्टेंस आपका बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया है तो एरिया आपका कम हुआ है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कि आपका एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है। वैसे सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगेन अगर आप माइनस की बात करेंगे तो माइनस अगेन यहाँ इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है आपका स्टैंड कर रहा है फॉर द इनवर्स रिलेशन। ठीक है, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब अगेन एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस आपके पास कम हो रहा है। वहीं केस नंबर 3 में आपके पास नेगेटिव साइन नहीं आया। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके साथ जो लेंथ है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दोनों आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और लास्ट केस हम लोग बात करेंगे केस नंबर 4 की। सो केस नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंथ इज चेंजिंग कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, सो वापस बैक टू बेसिक्स, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आपके पास जो है लेंथ चेंज कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ से वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रिक्वायर्ड रहेगा। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रिक्वायर्ड है तो मुझे इस फॉर्मूले में जैसे लास्ट टाइम हमने एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड किया था, यहाँ लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर ए इंटू एल। आपके पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो आपके पास कांस्टेंट है, साथ में आपके पास रो भी कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर। ठीक है, अगेन अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो R1/R2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बनेगा, L1/L2। 1 के आगे 1, 2 के आगे 2। बस हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हल्की से आपके पास अलग बनेगी, वो ये पिछले वाले रिलेशन से कि इस बार आपके पास में जो है स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। और अगेन अगर आप लगाते हैं एरर एनालिसिस, सो डेल्टा R अपॉन में R पावर 2 आपके पास आगे आएगा 2 टाइम्स डेल्टा L/L।
अगेन यहाँ पॉजिटिव साइन आपको वापस इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। सो ये हम लोग के पास केसेस है जिस पर बेस क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग के पास में यही आएगा, हम लोग इस रिलेशन पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कलर कोड।